गुड इवनिंग दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी अर्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नों की अगली श्रृंखला को लेके आगे बढ़ेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग। ग्रेनाइट के पत्थर, कीचड़ की गुफाएं और लावा की गुफाएं किस प्रकार की काष्ठभूमि के उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 अंतःपर्वतीय क्रस्ट, अंतःपर्वतीय क्रस्ट, स्यूडो क्रस्ट, केजल क्रस्ट और अंतःपर्वतीय क्रस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, स्यूडो क्रस्ट। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्यूडो क्रस्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेप्रोक्लास्टिक, सीरोक्लास्टिक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 पायरोक्लास्टिक। क्या हो जाएगा, पायरोक्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट पिनाटिबो ज्वालामुखी कहाँ पर है? इसका आंसर है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई द्वीप। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, फिलीपींस। क्या होगा, फिलीपींस, फिलीपींस पे। ठीक है ना, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 3। जापान में क्या है बताइए। जापान में आपका फ्यूजियामा है। क्या, फ्यूजियामा। ठीक, हवाई द्वीप पे क्या है, मोनोलोआ, मोनोलोआ। और इंडोनेशिया में कौन सा है, पोपो। और क्राकाटोआ कहाँ पे है, तो ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी संघ पर पंख प्रवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 लहर, तुषार समर्पण, मलबावाह, मलबा स्खलन। तो क्या कहलाएगा, लहर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। खनिज, किस खनिज की कठोरता मापक स्तर पर 8 है? तो इसमें क्या हो जाएगा, एपेटाइट, टोपाज, क्वार्टज एंड फेल्सपार। बताइए इसका आंसर हो जाएगा टोपाज। क्या हो जाएगा, टोपाज, टोपाज। ठीक है ना। एपेटाइट का कितना होता है, एपेटाइट का मोहन ने जो कठोरता मापक दिया था अंक, उसमें एपेटाइट क्या होगा, 5 होगा। क्वार्टज का कितना होगा, क्वार्टज का कितना होगा, 7। और टोपाज का तो 8 है ही। कोरंडम का बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए इसको आप लोग, कोरंडम, कोरंडम का कितना होगा, 9। और हीरा का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, हीरा का 10 हो जाएगा, हीरा का 10। ठीक है ना। चलिए 1 नंबर पे कौन आएगा, टैल्क। 1 नंबर का टैल्क। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कोरंडम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टोपाज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वार्टेजाइट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। कथन किसका है, CF रिश्टर का, EMF रीड का, गुटेनबर्ग का, रॉबर्ट मेलेट का। तो क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका HF रीड, HF रीड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, HF रीड। ठीक, तो इसमें हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे। भू अभिनेत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? भू अभिनेत होम्स ने, जेम्स हटन ने, हाग एवं डाना ने, JW पावेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाग एवं डाना ने, हाग एवं डाना। ठीक, हाग एवं डाना ने। होम्स ने क्या दिया था? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित संवहनी तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत होम्स महोदय। जेम्स हटन ने क्या दिया था? एक रूपतावाद की संकल्पना। कब दिया? 1785 में। ठीक है ना, 1785 में। ठीक, वर्तमान भूत की कुंजी है, इनका एक कथन है जेम्स हटन महोदय का। और ना तो अंत का कोई पता क्या है, एक कथन और है इनका, बताइए। ना तो भूत पता है, ना भविष्य का अंत। ठीक है ना, ना तो भूत का पता है, ना ही भविष्य का अंत। चलिए, इसमें और क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हाल एवं डाना। ठीक, हाल एवं डाना ने और क्या दिया था, बताइए। हाल एवं डाना अलग अलग है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तीव्र दबाव के कारण बल की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना बलन कहलाता है सममित बलन, समनत बलन, परिबलन और प्रतिबलन। कौन सा बलन हो जाएगा, बताइए। प्रतिबलन हो जाएगा कि परिबलन? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका परिबलन। क्या हो जाएगा? परिबलन। सममित बलन क्या होता है? सममित बलन क्या होता है, बताइए। बलन की दोनों भुजाएं जब क्या हो, बलन की दोनों भुजाओं का ढाल क्या हो, समान हो, ऐसे हो, ढाल समान। तो ये क्या हो जाएगा? सममित बलन। और सम्मत बलन में क्या हो जाएगा? ये तो आपका सममित बलन हो गया। और समनत बलन में क्या हो जाएगा? ढाल समान हो बलन का। और सममित बलन में जब ये झुकी हो भुजाएं, लेकिन दोनों भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। दोनों भुजाएं क्या हो, समानांतर। एक तरफ झुकी हो दोनों भुजाएं बलन की, और दोनों एक दूसरे क्या हो, समानांतर हो, लेकिन क्षैतिज ना हो, तो क्या हो जाएगा? समनत बलन। ठीक है ना। तो ये पहले वाले का ये पहला और दूसरे वाले का दूसरा, इस तरीके से। ठीक। और परिबलन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा परिबलन में? बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज होती हैं, ऐसे। ठीक है ना। तो ये परिबलन हो जाता है 3 नंबर। प्रतिबलन क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इमलिन्स और एस्कर भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो निम्न के द्वारा बनते हैं, वह कौन है? हिमनद, नदियाँ, पवन एवं काष्ठ लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और दिए गए कूट का सही
कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोएस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कथन कैसा है? सही है। लोएस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ होती है, ये भी सही है। लोएस का सबसे बड़ा जमाव हुआंगहो घाटी में पाया जाता है, ये भी सही है कि नहीं? बताइए, लोएस का सबसे बड़ा जमाव कहाँ पाया जाता है? हुआंगहो घाटी में। बताइए, सही है। लोएस मिसिसिपी घाटी में और न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे। क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? बताइए, क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? प्राट महोदय, एरी महोदय, हैफोर्ड एवं बॉबी होगा। यहाँ पे हैफोर्ड एवं बॉबी होगा। क्या होगा? बॉबी। ठीक, तो क्षतिपूर्ति तल संकल्पना किसके द्वारा दिया गया? बताइए, ये हो जाएगा आपका प्राट महोदय। क्या? प्राट महोदय। ठीक, प्राट महोदय ने और क्या बताया? एरी महोदय ने क्या दिया? बताइए, ये क्षतिपूर्ति तल संकल्पना दिए। लेवल ऑफ कंपनसेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ कंपनसेशन। लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक, और एरी महोदय ने क्या दिया? जड़ संकल्पना। एरी महोदय ने क्या दिया? जड़ संकल्पना। ठीक है ना? जड़ संकल्पना। और प्लवन सिद्धांत। ठीक, प्राट ने और क्या दिया? लेवल ऑफ कंपनसेशन। ठीक है ना? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा इसका। एक कथन इसमें है जो बहुत की पूछा जाता है, देख लीजिए आप लोग। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। एरी महोदय क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। ठीक है ना? और प्राट महोदय क्या बोलते हैं? बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी। प्राट महोदय क्या बोलते हैं? बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी। और स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर डेंसिटी। स्मॉलर द कॉलम लेसर द डेंसिटी। ठीक, तो इतना आप लोग जानते रहिए। ठीक है, इसका हम जो है अलग से वीडियो बना के आप लोग को देंगे। ठीक है ना? भू संतुलन पर, आइसोस्टेसी पर, इसमें कुछ है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये नया क्वेश्चन आप लोगों ने आया। R.L. श्रीव, A.N. स्टॉलर,
R.E. बार्टन, A.E. सीडनर। तो इसका क्या हो जाएगा? स्टालर महोदय ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर हिमानी शब्दावली का प्रयोग किया था? डी टेरा ने, पेल्टियर ने, लिजेंस्की ने और मनी मेकर ने। किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लिजेंस्की महोदय ने। ठीक है ना। चलिए, पेल्टियर ने किया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। टास की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत पाई जाती है? और सारी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, कायांतरित में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख होती है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। तो ये तो सबको पता होगा, कास्ट प्रदेशों में जो है चट्टानों को घुलनशीलता क्या होती है? प्रमुख होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से उठे हुए टीले कहलाते हैं छत्रक शिला, जिसको मशरूम आर्क बोलते हैं, इंसेलबर्ग, दीपाव गिरी, ज्यूजेन या आर्डन। तो क्या हो जाएगा? बताइए। यही सब क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में गलत करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इंसेलबर्ग। ठीक है ना। कठोर चट्टान होते हैं जिनका अपर्दन हो जाता है, सामान्य सतह से ऊपर उठे हुए टीले दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। ठीक है ना। और छत्रक शिला क्या होता है? मशरूम राग जिसको बोलते हैं, ऐसे रहता है कुछ आकृति इसकी। ठीक है ना। ठीक, ऐसे चट्टानों की आकृति हो जाती है, मशरूम राग हो गया। और ज्यूजेन और एयरडंग, ये भी जो सब अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सबका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे, सही नहीं है ज्वालामुखी के बारे में। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पे आते हैं। ठीक, ये तो सही लग रहा है और हमें गलत छांटना है। पिलियंतुल ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, ये भी सही है। ठीक, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप में जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है ना। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। तो ये तो हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी होगा, प्रसुप्त तो होगा नहीं। ठीक, तो यही क्वेश्चन क्या, यही ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पे? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशात्मक प्लेटों पर, प्लेट किनारों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का अपर्दनात्मक कार्य नहीं है? घर्षण, संघनन, घोलीकरण, जलगत क्रिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? बताइए। 4, 5, 6, 7। तो कितने अंचलों में? तो ऑप्शन नंबर 1, 4 अंचलों में। 2, 3, 4। ठीक है ना, यही वर्गीकरण है। एक वाले को ख़त्म कर दिया है। ठीक, तो ये 4 अंचल हुए। ठीक है ना, 4 अंचलों में विभाजित किया है। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय होती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में या पश्चिमी प्रशांत महासागर में? तो कहाँ होती हैं? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। ये जापान है, क्यूशू होक्काइडो, ठीक। अब ये आपका यूरेशिया है, ठीक। अब ये प्रशांत महासागर है, तो महाद्वीपों का जो पूर्वी तट हो, महाद्वीपों का पूर्वी तट महासागरों का पश्चिमी तट होता है, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर और पश्चिमी यही है, तो यहीं पे सुनामी अक्सर देखी जाती है। तो जापान वालों ने सुनामी शब्द का प्रयोग किया था, है कि नहीं। चलिए सुनामी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका द्योतक? प्लेट का रचनात्मक मार्जिन, प्लेट का विनाशात्मक मार्जिन, प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन या बेनियाफ जोन? तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेट का संरक्षी सीमा, ठीक है ना, प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अतिरूपांतरण वह क्रिया है जिसमें अवसादी चट्टानों का अधिक रूपांतरण हो जाता है, आग्नेय शैलों का अधिक रूपांतरण हो जाता है, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, उपयुक्त उनसे कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हवाई में मोनोलोआ किस लिए प्रसिद्ध है? बोटेनिकल गार्डन के लिए, 1950 से समुद्र तल में वृद्धि की मॉनिटरिंग के लिए, वर्षा की मॉनिटरिंग के लिए, 1957 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर मॉनिटरिंग के लिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए जो है हवाई में मोनोलोआ प्रसिद्ध है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजीसी नेट 2025 जून वाला जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पेपर 2, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।